नमस्कार। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 इतिहास महात्मा गांधी पाठ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। यह पाठ 5 नंबर का है। एक निबंधात्मक सवाल आएगा 4 नंबर का और एक सवाल 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रकार का आएगा। तो छोटे और बड़ा दोनों मिक्स सवाल है इसमें। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? अप्रैल 1919 में। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा अपने किस अधिवेशन में की? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया और 6 अप्रैल 1930 दांडी पहुंचकर यह यात्रा समाप्त की थी। 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की थी। उसके बाद मिलान करो। खिलाफत आंदोलन जून 1919, रॉलेट एक्ट फरवरी 1919, खेड़ा आंदोलन 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, कैबिनेट मिशन 1946। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। दक्षिणी अफ्रीका में ने गांधी जी को महात्मा बनाया, यह किस इतिहासकार का कथन है? उत्तर चंदन देव नेशन का। किन्हीं 3 उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। किन्हीं 3 उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के नाम लिखिए। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाल पाल बाल। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। चौरी चौरा कांड कब हुआ और कहाँ हुआ? 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर यह कांड हुआ। दांडी यात्रा गांधी जी ने किस आश्रम से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? इस मिशन की मुख्य बातें क्या थी? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐसे संघीय व्यवस्था पर सहमत करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्ता दी जा सकती थी। असहयोग आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम क्या थे? बिंदुवार वर्णन करना है। यह निबंधात्मक सवाल है। असहयोग का अर्थ होता है अ प्लस सहयोग, अर्थात ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करना। अतः इस अर्थ से प्रेरित उसके कार्यक्रमों को हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। विदेशी वस्त्रों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, अंग्रेजों की नौकरियों पर पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सभी सरकारी सभा सम्मेलन तथा उत्सवों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सरकारी न्यायालय का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों को त्यागना, सरकार को किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना, सैनिकों तथा सिपाहियों द्वारा सरकारी सेवाएं त्यागना। ये असहयोग आंदोलन के बिंदुवार कार्यक्रम थे। अगला सवाल है, गांधी जी की नमक यात्रा को स्पष्ट कीजिए और सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना बताइए। गांधी जी की नमक यात्रा। नमक कर को समाप्त करने की गांधी जी की मांग को ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं माना गया। फलस्वरूप गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ प्रसिद्ध दांडी यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से लेकर गुजरात के तटीय शहर दांडी तक 240 किलोमीटर लंबी थी। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे। समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना क्या थी? गांधी जी द्वारा प्रारंभ सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य योजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थी। नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, महिलाओं द्वारा शराब और विदेशी वस्तुओं की दुकान पर धरना देना, अंग्रेजों को सहयोग ना करना, औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करना, सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी नौकरियों से त्यागपत्र देना, जन सामान्य द्वारा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। यह पाठ कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में है, तो दोनों कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सभी के सभी। यदि आपको यह सवाल पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब टिप्पणी लिखिए। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद
ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण गांधी जी के आंदोलन थे। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के तुरंत बाद महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद प्रमुख थे। चंपारण, बिहार के चंपारण में अंग्रेज सरकार द्वारा बागान श्रमिकों का शोषण किया जाता था। महात्मा गांधी को यह जानकारी प्राप्त होने पर इन्होंने 1916 ईस्वी में चंपारण का दौरा कर सत्याग्रह के माध्यम से दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। खेड़ा, फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण गुजरात के खेड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की स्थिति में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। गांधी जी को यह जानकारी मिलने पर इन्होंने 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिलों के मजदूर अपनी कठोर सेवा शर्तों से परेशान थे। गांधी जी को यह जानकारी मिलने पर उन्होंने 1918 ईस्वी में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिलों में मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आयोजन किया गया। पूना समझौता कब व किन किन के मध्य हुआ? अगला सवाल है, पूना समझौता कब और किन किन के मध्य हुआ? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पूना समझौता सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। पूना समझौता की मुख्य बातें: दलित वर्ग के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटें दी जाए। दलित वर्ग के लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही हो। 1921 तक कितने स्वराज्य का झंडा तैयार कर 1921 तक किसने स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था? स्वराज्य के इस झंडे की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 1921 तक महात्मा गांधी जी ने भी स्वराज्य का झंडा तैयार कर लिया था। मुख्य विशेषताएं: यह झंडा तिरंगा था, सफ़ेद, हरा, लाल। इसके बीच में गांधीवादी प्रतीक चरखे को स्थान दिया गया जो स्वावलंबन का प्रतीक था। यह झंडा जुलूसों में थाम कर चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब रखी गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखी गई। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के मध्य हुआ? गांधी जी और अम्बेडकर। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? गोरखपुर स्थित चौरी चौरा के बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लेने का आह्वान किया। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया क्योंकि उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। आंदोलन वापस लेने का एक कारण यह भी था कि कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्ष से थक चुके थे और तथा वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में ऐसा करना चाहते थे जिससे कि ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर सके। गांधी इरविन समझौता कब हुआ और इस समझौते की मुख्य बात क्या थी? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इस समझौते के माध्यम से गांधी जी ने लंदन में आयोजित होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर अपनी सहमति प्रदान की थी। अगला सवाल है, असहयोग खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे कौन कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे निम्नलिखित परिस्थितियां जिम्मेदार थी। प्रथम विश्व युद्ध द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी और सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग की घटना। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से ये परिस्थितियां। अगला है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किसने किया और उसका क्या परिणाम हुआ? कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए ये मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। इस दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। यह हिंसा कोलकाता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत पंजाब तक फैल गई। कुछ स्थानों पर हिंदुओं ने मुसलमानों को और मुसलमानों ने हिंदुओं को अपना निशाना बनाया। गांधी जी भारतीय राष्ट्र के पिता थे कैसे? महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए अहिंसा का सहारा लेते हुए कई आंदोलन किए। महात्मा गांधी सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली थे, सम्मानित थे। उन्होंने किसानों, मजदूरों, कारीगरों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, हिंदुओं, मुसलमानों सभी भारतीयों को संगठित किया और उनमें राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार किया।
इन्होंने 1915 से 1947 तक खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, रौलट एक्ट, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद का तथा और स्वाधीनता प्राप्त करने का जोश भर दिया। 1915 में स्वामी श्रद्धानंद और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि से पुकारा। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जब भारत की पहली संविधान सभा शुरू की तब महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित करते हुए संविधान सभा शुरू की और यह साबित होता है कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्र के पिता थे। भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ गांधी जी का तीसरा बड़ा आंदोलन था। इसकी व्याख्या करनी है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसके तहत मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। 9 अगस्त 1942 को संपूर्ण भारत में एक साथ भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो नारों के साथ शुरू हुआ, जिससे अब अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति भारत छोड़ो आंदोलन का पहला कारण थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ना समझ जाना, ब्रिटिश विरोधी भावना और तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेसी संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलन ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। आंदोलन का तत्कालीन कारण किप्स मिशन की असफलता, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर न पहुंचना। आंदोलन के प्रमुख 3 चरण थे। पहला चरण, आंदोलन के प्रथम चरण में शहरी विद्रोह, बहिष्कार, धरना प्रदर्शन इत्यादि का सहारा लिया गया, जिससे जल्द ही दबा दिया गया। पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन किए गए। श्रमिकों द्वारा कारखाने में काम न करके समर्थन दिया गया। गांधी जी को शीघ्र ही पुणे से आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। लगभग सभी नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर लिया गया था। द्वितीय चरण, आंदोलन के द्वितीय चरण का मुख्य केंद्र बिंदु ग्रामीण क्षेत्र रहा। इस चरण की परिणति किसान आंदोलन, संचार प्रणालियों को नष्ट करना जैसे रेलवे ट्रैक, स्टेशन, टेलीग्राफ तार, खंबे, सरकारी भवनों पर हमले इत्यादि के रूप में। तृतीय चरण, यह चरण देश के विभिन्न हिस्सों में समानांतर सरकारों के गठन का साक्षी बना, जिसमें बलिया, तामलुक, सतारा इत्यादि की समानांतर सरकार शामिल थी। परिणाम क्या हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को हिंसक तरीके से दबा दिया गया, जिसमें लोगों पर गोलियां चलाई गई, लाठीचार्ज किया गया, गांव को जला दिया गया, भारी जुर्माना लगाया गया। आंदोलन के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसा का सहारा लिया गया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया। आंदोलन में अंग्रेजों के साथ राजनीतिक वार्ता की प्रकृति को बदल दिया, जिसमें अनंत भारत की सफलता का मार्ग प्रस्तुत किया। भारत में राजनीतिक जागृति हुई, सही मायने में एक जन आंदोलन था जिससे लाखों हिंदुस्तानी शामिल थे। राष्ट्रीय आंदोलन में युवाओं का प्रवेश हुआ, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं की एकता बनी। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से रही। उषा मेहता जैसी महिला नेताओं ने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की, जिसके कारण आंदोलन के बारे में लोगों में जागृति आई। अंग्रेजों ने पहली बार सभी भारतीयों के मन में इतनी एकता देखी, जिससे अंग्रेजों को काफ़ी घबराहट हुई। यह पाठ महात्मा गांधी और विभाजन की राजनीति वाला 2 पाठ है। दोनों पाठों में से ये कॉम्बाइंड सवाल मैंने बनाए हैं 12वीं क्लास और 10वीं क्लास दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो को ज़रूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।